हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें उनका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू देम। सो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। कर दीजिए क्विकली कंफर्म। तो चलो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो मॉड्यूल सी चैप्टर 29 उसको रिलेट करते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे। व्हाट हैपेंस व्हेन ए नोटिस इज इशूड इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नोटिस इशू कर दिया जाता है अंडर डीआरटी एक्ट, तो उस केस में स्टेटस क्या बनता है। Any claim made against that property prior to the notice is void. Any claim made against that property subsequent to the notice is void. Notice is considered invalid या property cannot be attached for recovery purpose. So क्वेश्चन को पहले ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नोटिस इशू कर दिया जाता है बाय रिकवरी ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट। नोटिस इशूड इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी। तो उसका इम्पैक्ट रहता है कि अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एनी क्लेम मेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट टू द नोटिस इज वाइड। तो नोटिस इशू होने के बाद उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम किया जाता है तो वो क्लेम को वाइड माना जाएगा। सो वाइड मीन्स इलीगल माना जाएगा। What was main problem with lenders' rights over securities prior to SARFAESI Act? तो SARFAESI Act से पहले what was the main problem with lenders' rights over the securities? तो जो सिक्योरिटीज थी, लोन की सिक्योरिटीज थी, जिनके बेसिस के ऊपर लेंडर्स यानी बैंक्स रिकवरी कर सकते थे, तो उनके राइट में क्या प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम, सिक्योरिटीज वर नॉट वैल्यूएबल एनफ। Enforcement of security was required to be done through legal proceedings. Lenders did not have any right over the securities, या legal processes were quick and effective. तो मेन प्रॉब्लम क्या थी ये हमने बताना है सरफेसी एक्ट में आने से पहले। किसको लेकर के, लेंडर के राइट को लेकर के। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम। तो अब हम ये क्वेश्चंस सरफेसी एक्ट के शुरू कर रहे हैं इसमें। सो क्वेश्चन 45 तक तो ये क्वेश्चन थे डेट रिकवरी एंड बैंकरप्सी एक्ट को लेकर के। तो क्वेश्चन 46, व्हाट इज द आंसर। सो क्वेश्चन 46 के अंदर हमारा आंसर बनता है बी। उससे पहले जो सिक्योरिटी का एनफोर्समेंट था, यानी सिक्योरिटी को बेच करके हम जो रिकवरी कर सकते थे, उसको लेकर के प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर फंस जाता था प्रोसेस। व्हाट इज पर्पस ऑफ सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट को एनेक्टमेंट करने का पर्पस क्या था। सरफेसी एक्ट 2002 का एक्ट है। तो इसका पर्पस टू स्ट्रीमलाइन फंक्शंस ऑफ ARCs, to regulate a credit market, to provide additional remedies for recovery, to या all the above। तो पर्पस क्या था सरफेसी एक्ट का। What is the purpose of enactment of SARFAESI Act? Question 46, 47।
सो द पर्पस वॉज ए एंड सी। तो आंसर डी जो इसके अंदर दिया है वो आंसर सही आंसर नहीं है, क्योंकि क्रेडिट मार्केट को रेगुलेट करना ये सरफेसी एक्ट का पर्पस नहीं है। तो पर्पस है जो फंक्शन है एआरसीज के, एसेट रिकवरी कंपनी के, तो उनके फंक्शंस को स्ट्रीमलाइन करना और एडिशनल रेमेडी फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स प्रोवाइड करना। तो ये उसका पर्पस था। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डज सरफेसी एक्ट अप्लाइज टू? सरफेसी एक्ट इनमें से किस किस इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई होता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ओनली, डिबेंचर ट्रस्टीज ओनली, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या व्हाट इज द आंसर? चलिए ये तो मैंने दिखा दिया है आंसर। तो सरफेसी एक्शन जो है कौन सी इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं? बैंक्स ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इनिशिएट कर सकती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर सकती हैं, लेकिन इसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। What is minimum amount of security interest for सरफेसी एक्ट टू अप्लाई? सो सरफेसी एक्ट के मुताबिक कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए जिसके लिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एप्लीकेशन इनिशिएशन हो सकता है? ₹1 करोड़, ₹1 लाख, ₹10 लाख या ₹50 लाख? यानी सरफेसी एक्ट में जो एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है तो वो किन केसेस में मिनिमम अमाउंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट का कितना है, यानी लोन का मिनिमम अमाउंट कितना है? जहां सरफेसी एक्ट को अप्लाई होना है। तो दिस लोन अमाउंट इज ₹1 लाख। इन फैक्ट द अमाउंट इज above ₹1 लाख, 1 लाख से ऊपर, दैट इज द एग्जैक्ट प्रोविजन। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट किसी भी लोन अकाउंट के अंदर रिकवरेबल अमाउंट अगर उसका वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो सरफेसी एक्शन के जो प्रोविजन है सरफेसी एक्ट के, वो प्रोविजन का बेनिफिट बैंक ले सकते हैं। Does SARFAESI Act apply to loans and securities created prior to the act coming into operation? क्या सरफेसी एक्ट उन लोन्स और सिक्योरिटीज के ऊपर भी एप्लीकेबल बनता है जो लोन सैंक्शन किए गए बिफोर सरफेसी एक्ट केम इनटू बीइंग? Yes, it has a retrospect in application. No, it only applies to new loans and securities. It depends upon case and court's decision and none of the above. तो जो लोन्स सरफेसी एक्ट बनने से पहले सैंक्शन या डिसबर्स किए गए आउटस्टैंड कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होता है या ये एक्ट अप्लाई नहीं होता? Question 50, what shall be the answer? Question number 50. तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर इज यस। तो जो भी आउटस्टैंड कर रहे थे लोन ऑन द डेट व्हेन एक्ट वाज पास्ड मेड ऑपरेटिव, तो वो सभी लोन भी कवर्ड हैं फॉर एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट। Which of the following properties are not liable to attachment under some specified acts? तो कुछ स्पेसिफाइड एक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं सरफेसी एक्ट की, तो इनमें से किस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता? एग्रीकल्चर लैंड को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को, कमर्शियल प्रॉपर्टीज या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज को। सो किसको अटैच नहीं किया जा सकता अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट? तो यहाँ पे हम स्पेसिफाइड एक्ट की बजाय कह सकते हैं सरफेसी एक्ट इन पर्टिकुलर। सो अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट किस प्रॉपर्टी के ऊपर
अटैचमेंट नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 51। तो आंसर हियर इज एग्रीकल्चर लैंड। सरफेसी एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर लैंड अगर सिक्योरिटी है तो उसको बेचा नहीं जा सकता। एग्रीकल्चर लोन के ऊपर तो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर सिक्योरिटी है तो उस लैंड को बेचा नहीं जा सकता अंडर सरफेसी एक्ट। व्हाट इज क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर सरफेसी एक्ट टू अप्लाई? सरफेसी एक्ट अगर अप्लाई होना है तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है? 50,000 और मोर, 1 lakh or more, and amount is 10% or more of principal amount and interest thereon. 1 lakh or more and amount is due is 20% or more of principal amount and interest thereon, या 5 lakh or more। तो what is qualifying amount? तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है? तो मैं इसकी ऑप्शन को ठीक से डिस्प्ले कर देता हूं। Now these are properly displayed। तो देखिए इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी तभी सरफेसी एक्ट अप्लाई होगा। What is qualifying amount for सरफेसी एक्ट टू अप्लाई? सो हमारा ऑप्शन यहां पे बनेगा सी। सो 1 अमाउंट 1 लाख से ऊपर हो, एंड सेकेंडली जो ड्यू अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का वो कम से कम 20% होना चाहिए। सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, पहली कंडीशन अमाउंट मोर देन ₹1 लाख जो रिकवरेबल अमाउंट है, सेकेंडली जो रिकवरेबल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देयर ऑन उसका कम से कम 20% हो। What is priority of debts owed to secured creditors according to amendment in SARFAESI Act? SARFAESI Act को जब अमेंड किया गया 2002 के अंदर इस एक्ट को बनाया गया, तो सब्सिक्वेंटली इसका अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के मुताबिक व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ डेट ओड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर? तो बैंक अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसकी डेट रिकवरी में प्रायोरिटी क्या रहेगी? सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर क्लेम्स इंक्लूडिंग अदर डेट्स एंड ऑल रेवेन्यू टैक्सेस एंड एक्सेसेस ड्यू पेबल टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। यानी उसकी प्रायोरिटी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स या टैक्स के ऊपर भी होगी। तो व्हाट शैल बी द आंसर? उसकी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी या फोर्थ होगी? क्वेश्चन नंबर 53। तो बैंक लोन रिकवरी की जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट रहेगी, और ये प्रायोरिटी इवन गवर्नमेंट का जो टैक्स रिकवरी है या लोकल अथॉरिटी की टैक्स रिकवरी है तो इवन उसके ऊपर भी वो होगी। यानी अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो जिस अमाउंट के लिए वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसकी रिकवरी जब सिक्योरिटी से की जाएगी तो बैंक की प्रायोरिटी होगी। What did the Supreme Court declare unconstitutional in SARFAESI Act in Mardia Chemicals vs Union of India? सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था जो सरफेसी एक्ट ओरिजिनली बनाया गया था। तो वो क्या पार्ट था ये हमने बताना है। एंटायर सरफेसी एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 17(1) सरफेसी एक्ट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, सेक्शन 17(2) को डिक्लेयर किया गया, या सेक्शन 17(3) को डिक्लेयर किया गया बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्वेश्चन 54। व्हाट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? What was declared unconstitutional?
So it was section 17(2) of SARFAESI Act. It was declared unconstitutional. तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या था? So there was a provision that if a borrower he wants to go to court, और कोर्ट इसमें था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. अगर बैंक ने रिकवरी का नोटिस भेजा बोरोर का, so if borrower receives रिकवरी नोटिस, तो उस केस में प्रोविजन था कि बोरोर को डिपॉजिट करना होगा 75% अमाउंट बिफोर गोइंग टू द कोर्ट. तो बैंक के नोटिस के अगेंस्ट 75% अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा अगर कोर्ट में जाना है तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया. चलिए फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस, उनका इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? उनका 3 तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंस है. पहला इंपॉर्टेंस, अगर ये क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हों, देन यू कम टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम ओवर ए टाइम पीरियड. तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर. सेकंड, ये क्वेश्चंस किस मॉड्यूल से, किस चैप्टर से पूछे गए, तो फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं इसकी जानकारी आपको हो जाती है. तो इसके बेसिस के ऊपर आपका जो रिवीजन का फोकस है, तो रिवीजन का फोकस आप चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली. और इसके अलावा जो तीसरा एडवांटेज है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि रिपीट होके भी आ जाते हैं. सो यानी अगर हमने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो हमें स्कोर को इम्प्रूव करने में बेनिफिट मिल सकता है. और ये MCQs आपको अवेलेबल हो जाते हैं हमारी ऐप के अंदर, और हमारी ऐप में ये ऑलमोस्ट 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम, सो जिस पेपर का एग्ज़ाम होगा उसके तकरीबन 10 दिन पहले ये आपको हमारी ऐप में अवेलेबल हो जाते हैं. तो इसका बेनिफिट ज़रूर आपको लेना चाहिए. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. सो अगला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू SARFAESI एक्ट व्हाट इज एपेलेटेड ट्रिब्यूनल. SARFAESI एक्ट के मुताबिक एपेलेटेड ट्रिब्यूनल कौन सा है? ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ARC है, DRAT इस्टेब्लिश्ड अंडर रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट है, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर है. तो ये एपेलेटेड ट्रिब्यूनल क्या है? बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहेंगे, या ARC को कहेंगे जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, या रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट में जो DRAT इस्टेब्लिश किया उसको कहेंगे, और डी तो इररेलेवेंट है. क्वेश्चन 55. तो इसमें हम एपेलेंट ट्रिब्यूनल उसी को मानेंगे जो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट में क्रिएट किए गए हैं. What is the time limit for filing an appeal to Appellate Tribunal under SARFAESI Act? So Appellate Tribunal को अपील फाइल किया जा सकता है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी DRT का जो फैसला है, ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट अपील DRAT में किया जा सकता है, इवन SARFAESI एक्ट के अंतर्गत. तो ये अपील का टाइम लिमिट कितना है? सो ये टाइम लिमिट 15 डेज का है, 30 डेज का है, 60 डेज का है, या 90 डेज का है. अपील टाइम लिमिट. सो दिस टाइम लिमिट इज ऑफ 30 डेज. 30 दिनों का ये टाइम लिमिट है. तो सेम टाइम लिमिट हमारे पास रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट में भी है, और वही हमारे पास SARFAESI एक्ट में है. What percentage of debt due as per DRT order must be deposited with appellate tribunal to file appeal? अगर बोरर ने अपील फाइल करनी है तो यहाँ पे क्वेश्चन बोरर से रिलेटेड होना चाहिए.
अगर बोरर ने अपील करनी है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ DRT टू DRAT, तो उसको कितना पैसा ड्यू डेट का डिपॉजिट करना होगा जो उस ऑर्डर में मेंशन्ड है, 25%, 30%, 50% या 75%. तो how much amount has to be deposited? और ध्यान रहे, this amount will be deposited only where borrower is making the appeal. So appeal is by the borrower, appeal is not by the bank. तो here the answer is 50%. सो उस ऑर्डर के अंदर जो ड्यू अमाउंट बताया गया है उसका 50% बोरर पहले डिपॉजिट करवाएगा, तो उसके बाद ही वो एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकता है. कैन डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड टू फाइल एन अपील बी रिड्यूस्ड बाय एपेलेट ट्रिब्यूनल? क्या इस 50% के अमाउंट को एपेलेट ट्रिब्यूनल रिड्यूस कर सकता है अमाउंट को? yes to 25%, yes to 40%, no and yes to 60%. So can deposit amount required to file appeal be reduced by appellate tribunal? Question 58. Whether this amount can be reduced or not. Yes, this amount can be reduced to 25%. तो DRAT इस अमाउंट को 25% रिड्यूस कर सकता है. सो 50% उसको डिपॉजिट करवाना होगा, लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास ये अथॉरिटी गया है कि वो उस अमाउंट को 50% से रिड्यूस करके 20% कर सकता है. व्हाट इज ARC अकॉर्डिंग टू द बुक? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? Acquisition of right or interest of a bank or financial institution in a financial assistance for realization of such financial assistance, to take over loans or advances from government for the purpose of recovery, acquisition of a bank or financial institution by ARC, या take over of loans or advances from bank or financial institution for the purpose of investment. So what is asset reconstruction company according to the text? तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना होगा. What is done by ARC? ARC का काम क्या है? So instead of what is ARC, इसको क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन बना देंगे कि ARC का फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन करते हैं. सो उसका फंक्शन है ए, वो परचेज कर लेती है लोन को किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और फिर उसको वो रिकवर करती है. तो ये ARC का फंक्शन है. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का फंक्शन क्या है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ARC टू कैरी आउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन? अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कंडक्ट करना चाहती एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस, तो रिक्वायरमेंट क्या है? ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए उसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ARC? तो रिक्वायरमेंट है कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन इशू करता है? उस काम को करने के लिए. तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. ARC बनने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए कंपनीज एक्ट में, लेकिन ARC के तौर के ऊपर काम करने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट, विच इंस्टीट्यूशन कम विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक में आएंगी अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं.
all banking companies, nationalized banks, State Bank of India and multi-state cooperative banks, all cooperative banks, all non-banking financial companies या all private banks and financial institutions। तो वर्ड बैंक जब हम यूज करते हैं तो इनमें से कौन कौन सा उसमें आता है? क्वेश्चन 61। तो बैंक वर्ड जो है इसमें ये सारे के सारे ही आते हैं, जितनी बैंकिंग कंपनीज हैं या नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। व्हाट इज द सेंट्रल रजिस्ट्री अंडर सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट में सेंट्रल रजिस्ट्री के प्रोविजंस हैं। तो ये सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। A registry to be known as central registry with its own seal for the purpose of registration of transactions of securitization and reconstruction of financial assets and creation of security interest under this act, या a registry for registration of banks and financial institutions, या registry for registration of defaulters, या registry for registration of non-performing assets। Question 62। सो सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है? सो आंसर ए इज द राइट आंसर हियर। तो ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री है और सेंट्रल रजिस्ट्री का काम क्या रहता है? तो इस एक्ट के मुताबिक इसका काम है कि ये रजिस्ट्रेशन करेगी किसका? दो तरह की ट्रांजैक्शंस का। एक वो ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और दूसरी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएशन से रिलेटेड है। सो जो ट्रांजैक्शंस सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन की हैं या जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट की हैं, यानी जहां पे बैंकों की फेवर में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट किया गया है, तो उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करती है सेंट्रली। नाउ व्हाट डेट्स सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट? व्हाट आर डेट सिक्योरिटीज? सरफेसी एक्ट के मुताबिक डेट सिक्योरिटीज हम किनको कहते हैं? Debt securities listed in accordance with the regulation of Reserve Bank of India, debt securities listed in accordance with the regulations of SEBI, debt securities listed in accordance with the regulation of central government, या debt securities listed according to regulation of National Stock Exchange। तो किनको कहेंगे हम debt securities under SARFAESI Act? So that is the question। किनको कहा जाएगा डेट सिक्योरिटीज? सो डेट सिक्योरिटीज कहा जाएगा वो सिक्योरिटीज जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस। सो डेट सिक्योरिटीज क्योंकि कैपिटल मार्केट का पार्ट है तो इसीलिए सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, तो वही इसकी रेगुलेशंस बनाता है। What are two conditions which ARC must comply with to obtain certificate of registration from Reserve Bank of India? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है एआरसी ने, तो दो कौन सी कंडीशन है जो उसको कंप्लाई करनी होंगी? नेट ओन्ड फंड्स नॉट लेस देन 100 करोड़ एंड बोर्ड अप्रूव्ड फाइनेंशियल एसेट एक्विजिशन पॉलिसी। Net owned fund not less than 50 crore and board approved asset disposal policy. Net owned fund not less than 100 crore and board approved asset disposal policy, and net owned fund not less than 50 crore and board approved financial asset acquisition policy। तो इनमें से कौन सा दो कंडीशंस हैं जो एआरसी को फुलफिल करनी होंगी अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट? और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस सेशन का।
तो वो दो कंडीशंस हैं नंबर 1 के ऊपर। उसका जो नेट ओन्ड फंड्स अमाउंट है वो 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, उसके पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वो फाइनेंशियल एसेट्स यानी लोन्स और इन्वेस्टमेंट को परचेज करेगी। तो आंसर ए इज द आंसर हियर। चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर आज के सेशन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो वो आप हमें ईमेल के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। ये हमारा ईमेल आईडी है, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। वी विल सूटेबली रिप्लाई एंड आंसर योर क्वेरी टू हेल्प यू। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू फ्रेंड्स।